ट्रिस्मस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट करना है, और जिसको डेवलप हो चुका है कंप्लीट ट्रिस्मस, उसका क्या क्या है? रीजन से हुआ है आप ट्रिस्मस आपको आपके फ्लैप के छोटे होने की वजह से हुआ है। ट्रिस्मस आपको कम फिजियोथेरेपी करने की वजह से हुआ है। कि कैंसर के इलाज में, स्पेशली हेड एंड नेक कैंसर में डेंटल इवेल्युएशन का क्या रोल है? जो कि किसी कारणवश बना है ना, तो पहले तो वो कारण है क्या। तो कहीं ना कहीं ये ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस है, और हम आपसे इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते जब भी हम ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस की बात कर रहे हैं तो हम हड्डी की बात कर रहे हैं। हैं। उन केसेस की सिमेट्री कैसे मेंटेन होगी जिनको पीएमसी फ्लैप होता है, मतलब मैंडिबल नहीं बनाते, ट्यूमर निकाला चीक का और यहाँ पे फ्लैप लगा दिया, तो कहीं ना कहीं उनकी भी एक बहुत डिस्टॉर्टेड सी एसिमेट्री हो जाती है। एंड उनका भी च्यूइंग का, खाने पीने का, बोलने का इशू आता है, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सबसे पहली बात तो कि उसकी सर्जरी हुई कहाँ है। जब भी हेड एंड नेक कैंसर की या मुंह के कैंसर की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ ट्रीटमेंट ही आता है, सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी। बट एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हम हमेशा इग्नोर करते हैं, और वो हम इग्नोर इस लेवल पे करते हैं कि हम उसे एडिशनल मानते हैं, जबकि वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। वो होता है डेंटल इवोल्यूशन। कैंसर के ट्रीटमेंट में, स्पेशली मुंह के कैंसर के ट्रीटमेंट में, डेंटल इवोल्यूशन नेग्लेक्ट करने का मतलब है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। आपको पता है, जब भी कैंसर की प्लानिंग हो, आप अपने टीथ एंड जॉ, इन दोनों की प्लानिंग सबसे पहले करिए। रीज़न, जब कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा होता है तो क्रॉनिक पेन, सेंसिटिविटी, डेंटल कैरीज, बोलने में प्रॉब्लम, खाने पीने में, गुटकने में प्रॉब्लम, और जो सबसे खराब साइड इफ़ेक्ट है ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस, वो कहीं ना कहीं इसका कॉन्सिक्वेंस होता है। हमें लगता है कि शायद ये ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट हमारे ये डेंटल इवेल्युएशन को नेग्लेक्ट करने के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो आज ये जितना भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये सारे हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बून साबित होने वाले हैं। इसको प्लीज़ इग्नोर बिल्कुल मत करना, और जो भी नीडी हो उसको ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपका एक शेयर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बना सकता है। आज इस पॉडकास्ट में हम यही सब डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डेंटल इवोल्यूशन क्या होता है, क्यों करना ज़रूरी है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट डालेगा। और इसके लिए मैंने इसी फील्ड से जुड़े हुए बहुत ही सीनियर, वेरी फेमस हमारे डेंटल ऑन्को एक्सपर्ट को बुलाया है। तो मैं आप सभी के साथ उनका वेलकम करती हूँ, और सर को रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दें। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। आप आए और अपना टाइम निकाला। एंड नो डाउट ये पॉडकास्ट बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, ये मैं 100% कह सकती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर कैंसर पेशेंट को ट्रीट करती हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ इसकी सिग्निफिकेंस। एंड आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, सालों से पेशेंट्स को देख रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर रजत गुप्ता हूँ। मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और मेरे को 14 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी इस फील्ड में काम किया है, जिसमें कि हम कैंसर इवैल्यूएशन करते हैं पेशेंटों का। और मैंने कम से कम 3 हॉस्पिटल्स में उनको मैं काफ़ी काम किया है। सर्जरी के बेसिस पे भी और इवैल्यूएशन के बेसिस पे भी काफ़ी काम कर रखा है। यस। सो बेसिकली सर, क्योंकि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते होंगे कि ये कितना ज़्यादा इग्नोर्ड पार्ट है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि कैंसर के इलाज में, स्पेशली हेड एंड नेक कैंसर में, डेंटल इवेल्युएशन का क्या रोल है? कैंसर के इवैल्यूएशन में डेंटल का ये रोल है कि अगर आपके सबसे पहली बात ये है कि जो पेशेंट को या डॉक्टर को जो चीज़ समझनी चाहिए वो ये है कि अगर किसी पेशेंट के मुंह में या डॉक्टर किसी के मुंह में ये देखता है कि किसी के मुंह में कोई अल्सर है जो कि किसी कारणवश बना है ना, तो पहले तो वो कारण है क्या। वो कारण हो सकता है कि कोई दांत शार्प हो रहा हो, उसका हो सकता है कि उसके पास कोई हैबिट हो जिस वजह से उसे वो अल्सर बना है। हो सकता है कि उस पेशेंट को कोई अलग सी हैबिट हो जिसमें कि वो अपना आप को काटते रहता है, बार बार चू करता रहता है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर वो दांत के वजह से हुआ है कि भाई वो काटने घिसड़ने के वजह से या इरिटेशन के, दांत के इरिटेशन की वजह से हुआ है, तो वो 1 महीने में ज़्यादातर दवाइयों से या ध्यान रखने से ठीक हो जाता है। बट अगर वो 1 महीने से ऊपर निकल गया है कोई भी अल्सर, तो उसको उसके बाद उसको अपना आप को कैंसर के लिए बायोप्सी करानी चाहिए।
क्योंकि अगर वो 1 महीने से ऊपर निकला है तो वो नॉन हीलिंग अल्सर की कैटेगरी में चला जाता है। नॉन हीलिंग अल्सर एक वो अल्सर है जो कि खुद नहीं ठीक हो रहा है। अब बॉडी ने उसे ये समझ लिया है कि ये क्रोनिक प्रॉब्लम है, जहाँ पे कि वो बार बार उसे ठीक करने की कोशिश करती है, बट वो उसे ठीक नहीं कर पा रही है, और वहाँ पे कुछ अलग ही सिचुएशन क्रिएट हो गई है, जिस वजह से नॉन हीलिंग अल्सर जो होता है वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ से कि हम अपना आप को ले सकते हैं कि अब हमें आपको बायोप्सी करानी चाहिए। दूसरी बात, ये तो हमने आपको सॉफ्ट टिश्यू का बताया। अब क्या है कि हार्ड टिश्यू का मतलब क्या है, यहाँ पे दांत। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई पेशेंट है, क्यों डेंटल इवेल्युएशन जरूरत है, अगर सॉफ्ट टिश्यू में आपको कैंसर हो गया है और अब आपको रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी के लिए जाना है ना, तो जब आप रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी के लिए जा रहे हैं तो हम लेके चल रहे हैं कि वो ट्यूमर इतना बड़ा है कि वो सिर्फ सर्जरी से नहीं करा जा सकता, उसके लिए आपको कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी की जरूरत है। अब कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि जब भी रेडियोथेरेपी की जाएगी और कीमोथेरेपी करी जाएगी, दो चीजें होंगी। रेडियोथेरेपी में क्या होगा कि उस जगह की जो वास्कुलरिटी है, मतलब जो खून का रिसाव है उस तरफ जो चलता है वो कम हो जाएगा। वहाँ पे जो सेल हैं जो कि हेल्दी सेल हैं वो कम हो जाएंगे, और इन दोनों चीज़ों के वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है उस जगह पर। ठीक है, तो हम उसे हाइपोसेलुलैरिटी, हाइपोवास्कुलरिटी और हाइपोक्सिया कहते हैं। तो इन 3 चीज़ों के वजह से हरदम एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी कि कोई भी चोट लगेगी, इन्फेक्शन है या कोई दांतों में कीड़ा है, वो बढ़ जाएगा बहुत बुरी तरह से। यस सर। ठीक है, जैसे हम रेडिएशन केरीज कहते हैं। अगर कोई ग्लैंड है तो वो जीरोस्टोमिया, मतलब कि सलाइवरी ग्लैंड के अंदर सलाइवरी सिक्रेशन मोटा हो जाएगा। अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो फैल जाएगा। अगर कहीं से कोई बोन न्यूड हो गई है, नंगी हो गई है, तो वो और ज़्यादा फैल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उसकी हीलिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है। तो अगर हम डेंटल इवैल्यूएशन की हम इसलिए बात करते हैं कि आप अगर रेडिएशन से पहले अगर अपने दांतों का इलाज करा लें, अपना इन्फेक्शन को ट्रीट करा लें, अपने खराब दांतों को निकलवा लें, तो कम से कम आपका रेडिएशन के बाद आपकी सिचुएशन बिगड़ेगी नहीं, वो अच्छी ही होने वाली है। क्योंकि कोई भी रेडिएशन थेरेपी चलेगी तो हम ये मान के चलते हैं कि 12 हफ्ते, मतलब 3 महीने तक, क्या 3 महीने के बाद उसमें प्रेजेंटेशन आनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो सलाइवरी ग्लैंड मतलब कि थूक के उसमें आनी शुरू हो, चाहे आपके कोई टिश्यू है जो कि खराब हो रहा है वो और खराब होना शुरू हो जाएगा, है ना, या फिर आपके दांतों में कैरी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आप पहले ही ट्रीटमेंट करा लेंगे अपने दांतों का तो आपको इन सब चीज़ों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपने रेडिएशन के बाद सोचा कि अब हम इन्फेक्शन ठीक करा लें, अब जो डॉक्टर है वो बंद जाता है, क्योंकि वो 1 साल से 2 साल तक आपके दांतों का कोई भी एक्सट्रैक्शन, मतलब दांत निकाल नहीं सकता, कोई इन्फेक्शन के लिए कोई ट्रीटमेंट कर नहीं सकता। 6 महीने तक वो रेडिएशन से 6 महीने तक वो कोई भी सॉफ्ट टिश्यू प्रोसीजर नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडी को उतना टाइम चाहिए ठीक होने के लिए। तो इस वजह से डेंटल इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यस। आपका कुछ बुरा हो उससे पहले आप सही करा लीजिए उसे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका किसी भी टाइम में। तो ये डेंटल इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। यस। और मुझे लगता है ना, जैसे कि आपने बताया कि रेडिएशन से पहले क्यों ज़रूरी है। एक बहुत ज़्यादा, मैं जब फ़ॉलो अप में पेशेंट को देखती हूँ ना आफ्टर रेडिएशन, तो पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि ना बहुत ज़्यादा लगता है हम कुछ भी खाएँ, सेंसिटिविटी हो जाती है। तो डेंटल इवैल्यूएशन का सेंसिटिविटी को क्योर करने में क्या रोल है? मैंने जो सुना है, जो पढ़ा है, फ्लोराइड थेरेपी वगैरह का बहुत बड़ा रोल है। सर, मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगी। मैम देखिए, जब भी रेडिएशन थेरेपी होगी पेशेंट की, रेडिएशन थेरेपी के बाद क्या होता है कि आपका जो दांत का जैसे कि हम 3 भाग में हम दांत को डिवाइड करना है बेसिकली, कि भाई एक एनामल है जो टॉप मोस्ट लेयर है, बीच में सीमेंटम है, बीच में से डेंटिन है, और रूट्स में सीमेंटम है आपका। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। अब जब रेडिएशन जो भी एक्सपोज पार्ट के ऊपर जाएगा उसमें रेडिएशन के वजह से चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, जिस वजह से या तो आपकी डेंटिन जो है वो डेंस हो जाएगी, है ना, ये एनामल जो होगा वो ब्रिटल हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि वापस वहीं पे जाते हैं कि जब भी रेडिएशन होगा तो सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस आएंगे। सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस का मतलब सिर्फ आपका म्यूकोजा या स्किन नहीं है, वहाँ पे आपकी नर्व्स भी हैं, वहाँ पे आपकी वेसल भी हैं,
तो अब कोई भी चीज़, कोई भी सॉफ्ट टिश्यू में चेंजेस आएंगे तो उसके वजह से आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती ही चली जाएगी। क्योंकि देखिए, अगर हमारे मुंह में थूक नहीं बन रहा तो हमें इरिटेशन होने ही वाली है, हमें खाना सटकने में दिक्कत आने वाली है, हमारे मुंह में जलन होने ही वाली है ना, सारी चीज़ें हमारे, क्योंकि अगर हमारे मुंह में म्यूकोजा है, जो कि हमारा म्यूकोजा जो होता है हमारे प्रोटेक्ट करता है इन बहुत सारी चीज़ों से। तो अगर ये सब चीज़ें सूख गई हैं, बेसिकली अगर आपका सलाइवा सूख गया है, मोटा हो गया, तो उतना आपका मुंह ड्राई माउथ में चला जाएगा। तो ड्राई माउथ के वजह से आपको इरिटेशन या सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। दांतों में ट्रीटमेंट, दांतों में चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो बोन पार्ट के ऊपर है, उसमें इरिटेशन हो गई है, तो वो बोन पार्ट पे सुन्नपन या आपको बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें, सब रेडिएशन इंड्यूस चेंजेस हैं जो कि हार्ट टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू में दोनों में चेंजेस लेके आ रहे हैं। उसके लिए पेशेंट बहुत कुछ कर सकता है। अगर यहाँ भी यही वाली बात दोबारा आ जाती है कि अगर उसने प्री ट्रीटमेंट करा रखा होगा तो कम से कम उसको ये सब चीज़ें झेल लेनी पड़ेंगी कि किसी इन्फेक्शन या किसी सूजन के वजह से कोई इनिशिएट हुई है नर्व की इरिटेशन, तो कम से कम पोस्ट रेडिएशन उसको ये चीज़ें कम रहेंगी। अगर उसे म्यूकोसा की प्रॉब्लम है, अगर उसने अपना, जैसे फॉर एग्जांपल पायरिया की दिक्कत है ना, जिसके अंदर की ये हड्डी का लॉस भी होता है, म्यूकोसा का भी लॉस होता है ना, अगर रेडिएशन के वजह से वो चीज़ बिगड़ गई है ना, तो उसको उतना ही बोन लॉस होगा, उसका और म्यूकोसा लॉस होगा, उसको और सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तक रेडिएशन से पहले हेल्दी उसकी हीलिंग चल रही थी। जैसे ही रेडिएशन हुआ उसकी डिलेड हीलिंग चली गई, और हम लेके चल रहे हैं कि सॉफ्ट टिश्यू जो है वो 6 मंथ में ठीक होगा और हार्ट टिश्यू 1 to 2 years में ठीक होगा। तो इसका मतलब कि वो पोस्ट रेडिएशन पेशेंट हार्ट टिश्यू का होगा तो 2 साल तक दुखी है, और अगर सॉफ्ट टिश्यू का है वो 6 मंथ तक दुखी है। एग्री। तो बेसिकली अभी तक जितना मैं समझ पाई, रेडिएशन से पहले डेंटल इवोल्यूशन के 2 पार्ट्स में रोल है कि अगर कुछ भी प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट करा लेना बेटर है। बहुत बार ऐसा होता है कि दांत निकालना पड़ रहा है। दूसरा, अगर ये दांत निकालने वाला सीन नहीं आ रहा है, ट्रीटमेंट रिलेटेड कुछ नहीं है, तो आप प्रोफाइलेक्टिकली भी ट्रीटमेंट देते हैं ताकि वो रेडिएशन इंड्यूस्ड कॉम्प्लिकेशंस ना हो, और हो तो सीवियरिटी उतनी ज़्यादा ना हो। बट यहाँ पे सर, एज ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो मैं चैलेंजेस फेस करती हूँ, मेरे मोस्टली प्रेस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि आपको रेडिएशन स्टार्ट कराने से पहले डेंटल इवोल्यूशन करा के आना है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट डेंटल इवोल्यूशन करा के आते हैं, डॉक्टर ने क्लियरेंस दे दिया, दैट इज ओके, वो आ गए। बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर उनको लिख देते हैं कि आपके 4 ऊपर के निकलेंगे, 2 नीचे के निकलेंगे और आपके इतने दांत निकलेंगे। और वो सर, शायद जितना मुझे पता है कि सारे दांत एक साथ नहीं निकाल सकते, कुछ 2 दांत या 3 दांत एक बार में एक्सट्रैक्शन करना है, राइट? तो पेशेंट को ना ऐसा लगता है कि ये दांत निकालने में ही मेरा पूरा 1 मंथ चला जाएगा, तो मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट डिले हो रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट कोई भी डिले नहीं करना चाहता। तो आपका इस पॉइंट को लेके क्या कॉल है एज एन एक्सपर्ट? मैम देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये डिपेंड करता है कि अगर हम टूथ एक्सट्रैक्शन की ही बात कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि कितने सारे उसके दांत एक ही, जैसे कि जबड़े में या जबड़े के किस साइड में कितने दांत इन्वॉल्व है, ठीक है। ठीक है। तो उसमें ये मतलब है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड में उसके 2 दांत ऊपर हैं, है ना, और 2 दांत नीचे हैं, तो हम एज ए सर्जन हम ये प्रेफर करेंगे कि हम उसको एक सिटिंग में बिठाएं और उसके 2 दांत ऊपर के निकाल दें, 3 दांत नीचे के निकाल दें, और एक ही सिटिंग एक ही सिटिंग में। और उसके बाद जो भी अगर कोई प्रोट्रूडिंग बोन है, एक्सेस बोन है, उसको राउंड ऑफ कर दें, स्मूथ कर दें और उसके ऊपर टाँके लगा दें, जिससे कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। ठीक है। अब क्या है कि अब पोस्ट ऑपरेटिव जब हमने दांत निकाल दिए, 1 हफ्ता हो चुका है, अब टाँके के निकालने का टाइम आया है, तो अब कम से कम जब पेशेंट का अगर कोई बोन को अगर पैल्पेट करेगा, मतलब छू के देखेगा, तो वो गोल है, कोई इरिटेशन का फैक्टर नहीं है। राइट। 1 हफ्ता हमने उसे हीलिंग के लिए दे दिया है ना। तो अब क्या है कि 1 हफ्ते बाद जब हमने सूच रिमूवल किया तब हमने राइट साइड ले लिया, है ना। तो आपके 2 हफ्ते के अंदर आप दोनों साइड्स को, ऊपर नीचे को ट्रीट कर सकते हैं। अब अगर हमारे को इसे शॉर्टन करना है, हमें पीरियड और छोटा करना है, हाँ। तो हम एक ही बार में सारे जबड़े में जितने दांत है, फॉर एग्जांपल मैंडिबल लिया, निचला जबड़ा लिया,
और उसके सारे दांत निकाले, सारी हड्डी गोल करी, सब पे सूचरिंग करी, और वैसे ही हमने उसके बाद उसे थोड़े टाइम के बाद बुलाया। जब पेशेंट कंफर्टेबल हुआ, जनरली हफ्ते 10 दिन बाद। नहीं, 3 से 4 दिन में, अच्छा, 3 से 4 दिन में, क्योंकि 3 से 4 दिन में आपकी जो नॉर्मल हीलिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आप 3 से 4 दिन में आपने उससे बुलाया, आपने पेशेंट से पूछा कि आप कंफर्टेबल है नहीं है, और उसके बाद आपने ऊपर का भी कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, 7 दिन के अंदर आपने दोनों ही जॉस को ट्रीट कर दिया। क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी जो उसके लिए एसेंशियल है, उसका टाइम पीरियड सबसे पहले आ जाए। उससे पहले हम पेशेंट को इतना ट्रीट कर दें कि उसके रेडिएशन से उसका नुकसान ना हो। क्योंकि हम क्या क्या चीज देख रहे हैं, रेडिएशन विल, क्या कोई भी इफेक्ट विल टेक 12 हफ्ते, 12 वीक्स, है ना। तो पेशेंट को पास कितना समय हो गया हील होने के लिए। राइट। एंड दूसरा जो मुझे लगता है ना सर, कि आपका इनिशियली 2 वीक्स का डिले बेटर है रेदर देन सफरिंग फॉर 2 years, हाँ मैम, है ना। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी चीज़ है। बाकी तो मुझे लगता है कि एक 6 मंथ डेंटिस्ट के पास इवेल्युएशन हर एक को करना ही चाहिए नॉर्मली भी। उससे क्या होगा, अगर इस तरह के चैलेंजेस आएंगे तो फेस नहीं करना पड़ेगा। हाँ मैम। देखिए, हमारे कंट्री में प्रॉब्लम कहाँ पे है, हम लोग इंडियन हैं, ठीक है, हम हर चीज़ को लिंगर ऑन करते हैं, यस। ठीक है, जब तक कि वो हमारे लिए पेनफुल और बिल्कुल ही नॉन फंक्शनल नहीं हो जाते हैं हम बेसिकली। तो ये डेंटल में बहुत ज़्यादा कॉमन है ना। समझ हम सकते हो। है ना, मैंने भी इग्नोर किया है। तो वही सेम बात है कि भाई देखिए, अगर आपका डेंटल डेंटल हेल्थ अच्छी है ना, तो आपको इवैल्यूएशन हर साल कराना है। हाँ। तो आप एक चीज खुद देखिए कि अगर आपने फिलिंग करा ली तो आपको उसमें नसों का इलाज नहीं कराना पड़ रहा। अगर आपने नसों का इलाज करा लिया है तो आपको उखड़वाना नहीं पड़ रहा, है ना। अगर आपने उखड़वा लिया तो उसके बाद आपको उसे लगवाना भी पड़ रहा है, और आपका जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो इंक्रीज ही होता चला जा रहा है। यस। क्योंकि फिलिंग आपका इन कंपैरिजन टू रिहैबिलिटेशन दांत लगाने में पीनट्स है ना। एग्री। तो उसके वजह से अगर हम यही मेंटालिटी को नहीं कंट्रोल कर पा रहे कि हम अपना ध्यान खुद रखें, देखिए अब अगर आप देखो तो अगर एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, तो वो उससे सैकड़ों क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। डेंटल के पास जाता है, वो सैकड़ों क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो सीधा बोलता है मुझे यहाँ दिक्कत है, बताओ इसका ट्रीटमेंट, है ना। और एग्री। आधे पेशेंट जो आज के टाइम में मुझे ये प्रॉब्लम है, ये इसका ट्रीटमेंट है, आप कर दोगे। तो चैट जीपीटी डॉक्टर्स। हाँ, गूगल माता और चैट जीपीटी भगवान जो है वो बहुत बड़ी चीज है एग्री सर। ना। तो उसमें आपको सिर्फ चैट जीपीटी में अगर आप अपने सिम्टम डालेंगे वो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा वो पता भी नहीं है। आप इंडिया में बैठे हुए यूएस पहुंच जाएंगे, है ना। तो सेम ही चीज है। तो जब हम डेंटल इवैल्यूएशन या फिर हम इन सब चीज़ों पे क्यों हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्यों एम्फेसिस दे रहे हैं कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में आपको महंगा भी ना पड़े और आपको कल बहुत बड़ी सर्जरी ना करानी पड़े। हैबिट एक अलग चीज है, मगर एक नेग्लिजेंस बहुत उससे भी बड़ी चीज है। राइट। और क्योंकि सर इंडिया में तो लोग इतना पान बीड़ी गुटखा तंबाकू खाते हैं ना, उनको तो वैसे भी मंथली चेकअप कराना चाहिए। कितने खराब दांत होते हैं। तो एक तो ये वाला फैक्टर है कि जो ये बैड एडिक्शंस में होते हैं, दे आर एट हायर रिस्क ऑफ गेटिंग कैंसर। दूसरा, ये इसको इग्नोर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं सर, एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट, जब मैं कैंसर पेशेंट को ट्रीट करती हूँ और वो ठीक भी हो जाते हैं ना, और जब वो मेरे पास फॉलो अप में इन प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं ना, तो हमें भी नहीं अच्छा लगता कि भाई हमने कैंसर फ्री तो कर दिया पेशेंट, बट दे आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ। दे आर कर्सिंग देमसेल्फ कि कॉन्स्टेंटली पेन बना हुआ है। या फिर सर बहुत, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे आने वाला था मेरा, ऑस्टियो रेडियोनेक्रोसिस, ये एज ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है। तो आप ये बताइए कि बैड डेंटल हाइजीन कितना कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है इस डिजीज में, डायग्नोसिस में। ना देखिए, जो हमने जहाँ से शुरू की थी हम दोबारा वहीं आते हैं, मैं बार बार वहीं आऊँगा। देखिए पॉइंट क्या है कि जो हम आपको प्री रेडिएशन या प्री कीमोथेरेपी जो हम बार बार इवैल्यूएशन के लिए कह रहे हैं, वो हम इसीलिए करवा रहे हैं आपसे कि आपको पोस्ट रेडिएशन रेडियोनेक्रोसिस ना हो, और ना हो, ओस्टियो रेडियोनेक्रोसिस ना हो। क्यों?
ये सेंटेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए, जो हमने ये चीज़ बताई कि आपको हाइपोवास्कुलैरिटी, सेलुलैरिटी और हाइपोक्सिया, ये 3 चीज़ें हैं जिसके वजह से ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस होगा, है ना? तो क्या है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन है, बोन इन्फेक्शन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, अब क्या हुआ कि ये जो 3 पार्ट हमने बताए, ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं, क्योंकि रेडिएशन के बाद ये जा चुके हैं, है ना? अब टेक्निकली रेडिएशन चल रही है, आँख के बोन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, दांत पे पड़ रहा है और सॉफ्ट टिश्यू पे पड़ रहा है ना? उसको हीलिंग का टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो अब क्या है कि अब जो आपका इन्फेक्शन था वो बढ़ेगा, क्योंकि कीमोथेरेपी, रेडिएशन यस और आपका न्यूट्रिशन, यस ये सब जो न्यूट्रिशन नीचे चला गया, रेडिएशन चले जा रही है, कीमोथेरेपी चले जा रही है, आपका इम्यून सिस्टम भी नीचे आ चुका है ना? तो उसके वजह से जो प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन हैं वो फैलती चली जाएंगी। अब वो टाइम उन्हें मिल नहीं रहा ठीक होने का, क्योंकि बॉडी, हमने वही बोला, हार्ड टिश्यू को 2 साल लगेंगे, सॉफ्ट टिश्यू को 6 महीने लगेंगे। अब सॉफ्ट टिश्यू के अंदर अगर कोई भी इंजरी हो रही है या फिर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो ठीक नहीं हो पा रहा है और वो बहुत जल्दी फैलती है। हार्ड टिश्यू क्या होता है, फॉरगिविंग होता है, उसके वजह से क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल क्या है, बॉडी में क्या होगा कि वो बार बार बोन इन्फेक्शन को लड़ेगा, उसके बाद एक सिक्वेस्ट्रम बना देगा, मतलब कि एक डेड बोन बन जाएगी उसके ऊपर, जो कि आपकी सेमी इन्फेक्टेड बोन को थोड़ा बहुत बचाती है, जिसके नीचे नॉन इन्फेक्टेड बोन होती है, ठीक है? तो उसमें हम सिक्वेस्ट्रम बनता है। सिक्वेस्ट्रम इज डेड बोन विच हैज बीन एक्सक्रीटेड बाय द बॉडी, विच इज ओवर द समवॉट इन्फेक्टेड बोन, ठीक है? तो ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस में क्या हुआ है कि अब क्योंकि ये सिक्वेस्ट्रम बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि बॉडी ठीक तो कर नहीं पा रही उसे, एग्री ठीक है? तो सिक्वेस्ट्रम जितना बढ़ेगा वहां की वास्कुलरिटी और कम हो जाएगी। तो एंड रिजल्ट क्या हुआ कि आपने इन्फेक्शन ट्रीट नहीं किया, रेडिएशन हो गया, सीक्वेस्ट्रम का अमाउंट बढ़ गया, डेड बोन की अमाउंट बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि आपके पास नेचुरल नॉन इन्फेक्टेड बोन कम हो गई। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, वो काटनी पड़ी, हाँ क्योंकि हम चाहते हैं कि वो और आगे फैले, यस तो उससे डिसफिगरमेंट आ जाएगी पेशेंट को। यस तो वही चीज़ है ना कि अगर हम उन चीज़ों को बिल्कुल कम में रोक सकते तो हमें रोकना चाहिए। सर यहाँ पे ना ये आपने जितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है लोगों के लिए। रीज़न, एक तो ये वर्ड है ना ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस, तो लोगों को लगता है कि रेडिएशन की वजह से उनकी हड्डी गल गई, आप समझ रहे हैं? तो दे स्टार्ट ब्लेमिंग ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे ये पॉइंट समझने की जरूरत है कि वो ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर, रेडिएशन इज कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है टू दिस। उसका सिचुएशन क्रिएट करिए, हाँ सिचुएशन क्रिएट कर दी, क्योंकि वो प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन था। गलती आपकी थी, क्योंकि आपने प्री रेडिएशन से पहले अपने आप को ट्रीट नहीं करवाया। यस यस रेडिएशन ने एक कंडीशन क्रिएट करी जिसमें कि इन्फेक्शन को फैलने का टाइम मिल गया, बॉडी के पास रिकवरी की क्षमता नहीं है। तो अगर अकॉर्डिंग टू यू, अगर पेशेंट पहले से अपना बढ़िया करके डेंटल क्लीनिंग करा लेते हैं, सारे इन्फेक्शन क्लियर करा लेते हैं, कैरीज क्लीन करा लेते हैं, तो ऑस्टियो रेडियोनेक्रोसिस होने के चांसेस बहुत कम है। बहुत कम है मैम, बहुत कम है। देखिए, केरीज का भी तो वही पार्ट है कि अगर आप इरेडिटेड आपका इनेमल है या आपका डेंटिन है, वही पॉइंट, आपने केरीज आज नहीं ट्रीट कराई, रेडिएशन हो गई, रेडिएशन के वजह से इनेमल और आपका जो डेंटिन है, जो दांत का बिल्कुल सॉलिड पार्ट है, वो इन्फेक्ट हो गया। आपको प्री रेडिएशन इन्फेक्शन नहीं था, मगर आपने रेडियस ने अपने केरीज ठीक नहीं कराई, है ना? तो पोस्ट रेडिएशन वही केरीज फैल के नीचे इन्फेक्शन कर देती है, यस वो एग्रावेट हो गया। एग्रेवेट हो जाएगा। तो ये मतलब नहीं है कि बोन इन्फेक्शन की ही हम बात कर रहे हैं, हम टूथ इन्फेक्शन की भी बात कर रहे हैं, हम गम इन्फेक्शन की भी बात कर रहे हैं, ओके कोई ये भी सॉर्ट ऑफ ये सारी सिचुएशन ऑस्टियो रेडियोनेक्रोसिस को कंट्रीब्यूट कर देती हैं। उसको बढ़ाती है। सर ये ना बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है आपने, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है, नेग्लेक्टेड है, कोई भी डेंटल हाइजीन पे ध्यान नहीं देता, कैरीज कोई भी अपनी क्लीन नहीं कराता, और फिर बाद में कहीं ना कहीं 6 महीने 1 साल के बाद उनको ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस हो जाती है एंड दे स्टार्ट लाइक कि अब हम क्या करें। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इन डेप्थ इसमें चलेंगे, क्योंकि ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है मेरी वीडियो पे कि मैम ट्रीटमेंट के 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, अभी ना एक फिशुला बन गया है और उससे ना
पस आ रहा है, पानी आ रहा है, ट्रैक बन गया है, बट डॉक्टर ने चेकअप कराया, कैंसर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस है, और हम आपसे इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहेंगे। मैम ऑस्टियोरेडियो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि वो ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस है। ओके। अब हम उसे पता कैसे करेंगे ये हाँ। ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस है? जब भी हम ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस की बात कर रहे हैं तो हम हड्डी की बात कर रहे हैं, पहली बात, ठीक है? क्योंकि रेडिएशन म्यूकोसा म्यूकोसाइटिस मतलब कि जो आपका म्यूकोसा है, गाल का जो त्वचा है, उसके अंदर दिक्कत हुई है। अगर हम रेडिएशन ज़ीरोस्टोमिया की बात करते हैं, इसका मतलब कि वो सलाइवरी ग्लैंड मतलब थूक के आपके बनने में दिक्कत है ना? या फिर हम ये कहें कि भाई रेडिएशन के वजह से टंग में या फिर कोई सेंसेशन चली गई है, तो वो न्यूरल पार्ट है, उसका नर्व का पार्ट है। अब हम यहाँ पे वापस ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस पे आते हैं, तो हमने पहले ये एस्टेब्लिश किया कि ये हड्डी का पार्ट है, राइट। ठीक है? अब दूसरी बात ये आती है कि अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस है। सबसे पहली बात ये होगी, जब भी ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस होगी उसमें प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन होगा जिसके वजह से वो हुआ है ना? दूसरी बात ये है कि ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस हम पता कैसे करें, तो आपको एक्सपोज वुंड दिखनी शुरू हो जाएगी, मतलब नंगी हड्डी दिखनी शुरू हो जाएगी जो कि ऑफ वाइट इन कलर होगी। ओके। देखिए जनरली जो बोन होती है वो वाइट होती है ना, या ब्राइट वाइट होती है। अब ये जो होगी येलोइश वाइट, ग्रेइश वाइट, ऑफ वाइट, और पूरा जो बोन का टेक्सचर होगा वो चेंज हो जाएगा। जो बोन होती है जब वो आपकी हेल्दी बोन होती है तो वो ग्लॉसी होती है, ये बिल्कुल डल होगी, ठीक है? अगर इसे कोई खुरचेगा है ना, कोई इसको अब्रेड करेगा, ब्लीडिंग नहीं होगा, उसमें कोई सेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि आप जिस चीज को खुरच रहे हैं या फिर जिस चीज को देख रहे हैं वो नॉर्मल बोन नहीं, वो सीक्वेस्ट्रम है, वो डेड बोन है जो कि आपकी सेमी इन्फेक्टेड बोन के ऊपर है, जिसमें कोई नर्व एंडिंग नहीं होती है, ठीक है? तो जैसे कि आपने पोस्ट रेडिएशन आपने देखा कि आपको एक्सपोज बोन है, उसमें कोई सेंसेशन नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, उसके कलर चेंजेस हो चुके हैं, कलर चेंजेस मैंने जो बताया आप, है ना? तो आपको अपना आपको एक बार दिखाने के लिए जाना चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल वो सिर्फ सुपरफिशियल है, मतलब कि आपने बहुत जल्दी पकड़ लिया है उसे, है ना, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ऊपर की जितनी भी डेड बोन होगी वो रिमूव कर देंगे, है ना? वो ज़्यादा इतना ज़्यादा बड़ा कोई प्रोसीजर नहीं होता, ठीक है? तो उसे हम सीक्वेस्ट्रेक्टोमी कहते हैं, ठीक है? जिसमें कि हम सिर्फ सीक्वेस्ट्रम को ही निकालते हैं, डेड बोन को ही निकालते हैं, नीचे हम जो बोन होती है सर ये लोकल हो जाता है या फिर अंडर में लेवल? होता है, अच्छा, ये लोकल में होता है, ठीक है। क्योंकि ये हम डेंटल शेप पे करने के क्षमता रखते हैं, ठीक है? कि हमने थोड़ा सा ओपन करा, जितनी एक्सपोज जोन है सबको शेव ऑफ किया, और आपने शेव ऑफ करके थोड़ी बहुत ब्लीडिंग इंड्यूस हो गई और आपने ये समझ गए कि यू आर नियर द नॉर्मल बोन, ठीक है? तो आपने उसको ऊपर से उसके जो बचा कुचा म्यूकोजा है आपने उसे क्लोजर दे दिया। इसीलिए मैंने ये बोला था कि मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस के बाद हम वो जितनी भी कोनिकल जितनी भी इम्पिंजिंग बोन है वो हटा देते हैं, वही जो इम्पिंजिंग बोन है वही इरिटेशन क्रिएट करती है। तो इस केस में क्या है, सीक्वेस्ट्रम इम्पिंजिंग बोन है जो कि इरिटेशन क्रिएट कर रही है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे कि वो डेड बोन को हटा दे और हम उसको क्लोजर दे दें, जिससे कि दोनों तरफ से जो भी ब्लड सप्लाई है वो उस सेमी इन्फेक्टेड बोन के ऊपर थोड़ा बहुत उसको ब्लड कवरेज दे पाए, जिससे कि वो हीलिंग हो सके। राइट। अब पॉइंट यह आता है कि अब आप थोड़े से लेट हो गए, इग्नोर किया। अब हाँ इग्नोर हो गया करा, तो मगर अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ, मगर हो गया नहीं। तो अब क्या है, ये सीक्वेस्ट्रम काफी थिकनेस में बढ़ चुका है, कि जो हम ये मान के चलते हैं चलो कि भाई 40-60 की रेशो है कि 40% आपकी सीक्वेस्ट्रम है, 60% आपकी नॉर्मल बोन है ना? यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ द बोन बट इट इज इन्फेक्टेड ऑल्सो। तो हम क्या करेंगे, उसमें मार्जिनल ऑस्टेक्टोमी करते हैं, मतलब कि एक ब्लॉक हटा देते हैं, जैसे कि हमने आधा सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर की इन्फेक्टेड बोन हटा दी, तो मार्जिनल ऑस्टेक्टोमी कहते हैं कि आपने मार्जिनली उसे निकाल दिया, ठीक है? तो वो जो होगा वो जीए में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक रिसेक्शन नहीं है, ब्लॉक हटेगा। अब मतलब पार्ट ऑफ दैट बोन रिमूव किया जाए। रिमूव किया जाएगा कि जैसे कि हम जब भी कोई सर्जरी की जाएगी, चाहे वो आपकी सिस्ट की सर्जरी हो, ट्यूमर रिसेक्शन हो,
या फिर सिक्वेस्ट्रेक्टोमी हो, या फिर मतलब ऑस्टियोइड नेक्रोसिस है ना, या ऑस्टोमाइलाइटिस है, इन्फेक्शन ऑफ बोन है, राइट। तो उसके अंदर हमारा एक प्रोटोकॉल होता है कि जब भी हम ये सर्जरीज करेंगे, हम मार्जिनल कोई भी बोन हटाएंगे तो हमारे पास जो रेजिडुअल बोन होती है वो 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर 1 सेंटीमीटर की बेस ऑफ दी मैंडिबल से, मतलब बेस ऑफ दी यहाँ से 1 सेंटीमीटर की बोन है, तो ये कभी भी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में नहीं जाएगी। अच्छा, तो ये मीडियम रेंज हो गया ठीक है। कि आपने कुत्ता रिसेक्शन किया जिसमें कि इन्फेक्टेड बोन भी निकल गई और जो रेजिडुअल बोन बची वो 1 सेंटीमीटर की हाइट में है। अब हम पेशेंट को छोड़ सकते हैं। अब पेशेंट अपना जो भी है अपना खाना खा सकता है, सब कुछ कर सकता है, अभी भी वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर खुद नहीं टूट जाएगी हड्डी। ठीक है। राइट। तीसरा पार्ट है जिसके अंदर आप और लेट हो गए, आप बहुत ही ज्यादा नेग्लिजेंस करिए, ग्रॉस नेग्लिजेंस, जिसमें कि अब वो रेजिडुअल बोन जो है वो 1 सेंटीमीटर से नीचे आ चुकी है। अब यहाँ पे सेगमेंटल ओसा, जहाँ पे कि आपको पूरा सेक्शन ही काटना पड़ेगा और पूरा सेक्शन काटने के बाद रिकंस्ट्रक्शन होगा। वो उसके अलग अलग ऑप्शन हैं कि आप रिसेक्शन किससे करेंगे, वो अलग चीज है। बट पॉइंट क्या है कि हमारे को जहाँ पे रुकना है वो मार्जिनल तक रुकना है, उससे पहले ही रुकना है कि राइट। आपको फर्स्ट साइड पे जहाँ आपको सीक्वेस्ट्रम या डेड बोन दिखाई दी या एक्सपोज बोन दिखाई दी, आप पहुंच जाइए। ठीक कहीं आपका पूरा का पूरा जॉ ही ना काटना पड़ जाए ठीक है। आपकी नेग्लिजेंस की वजह से। ठीक है। तो सर यहाँ पे मेरा ना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये कितने टाइम पीरियड के बाद ये प्रोसीजर्स करा सकते हैं? जैसे पेशेंट का रेडिएशन खत्म हुए भी 3 महीने 6 महीने हुए हैं और उसको ये सिम्टम्स आने लगे, तो क्या हमें वेट करना है 1 ईयर तक? मतलब कैसे ये प्रोसीजर कब तक कर सकते हैं हम? देखिए इसके लिए ना हुँ, प्रोटोकॉल दिए गए, जैसे एक मार्क्स प्रोटोकॉल होता है। मार्क्स प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल रीसेंट हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन है पेशेंट का, जैसे आपने कहा 3 मंथ 6 मंथ, अब मैंने कहा था कि बोन को हीलिंग के लिए 1 to 2 years चाहिए। अब पेशेंट को 3 to 6 मंथ्स के अंदर ही सिम्टम आ गई। ठीक है। तो अब क्या है कि हम उसको किस चीज पे, हम बेसिकली पेशेंट को कैसे मैनेज करें, हम उसको ऐसे मैनेज करेंगे कि अभी रिसेंट हिस्ट्री ऑफ रेडिएशन है तो हम उसके अंदर कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं। पता चला हमने मार्जिनल रिसेक्शन किया या सेगमेंटल रिसेक्शन किया, वो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी क्योंकि हीलिंग के लिए सही नहीं है। तो हम उसके अंदर सीक्वेस्ट्रेक्टोमी करेंगे। पहले तो हम सीक्वेस्ट्रेक्ट हटाएंगे, दूसरा उसके साथ एडजुवेंट एचबीओ थेरेपी देंगे। ठीक है। जैसा मतलब हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं। अब उसमें 30 सेशन होता है, आपको 30 सेशन लेने ही लेने हैं। ठीक है। अब वो 30 सेशन लेने के बाद क्या है कि जैसे आपने सिक्वेस्ट्रेक्टोमी कराई, फिर आपने एचबीओ थेरेपी कराई, आप फिर अपनी एवेल्युएशन के लिए गए, आपने देखा कि कितनी आपकी बोन हाइपोक्सिक है या फिर कितनी सीक्वेस्ट्रिंग दोबारा फॉर्मेशन हो रहा है, उसके हिसाब से दोबारा सीक्वेस्ट्रिंग करी, फिर वापस आप गए, माय आपने गॉड। एचबीओ थेरेपी में गए। तो हम कोशिश क्या करें, अब यहाँ पे एचबीओ थेरेपी जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं उसका क्या मतलब है। देखिए हमने जो चीज कही कि भाई वहां पर हाइपोक्सिया और ऑक्सीजन की कमी है, तो हाइपरबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर दी जाती है पेशेंट का। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको हम एक चैम्बर में रखेंगे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसे हाई ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर रखेंगे। उससे क्या होगा, उससे नई ब्लड वेसल बनेंगी, उसके वजह से नई बोन फॉर्मेशन की इनिशिएशन होगी। तो उसके वजह से क्या होगा, सीक्वेस्ट्रम की क्वांटिटी कम होती चली जा रही है और नेचुरल बोन की क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है, जिस वजह से पेशेंट की हीलिंग फास्ट हो जाती है। मगर ये सब तभी कारगर है, ये तभी कारगर है जब वो आपकी मार्जिनल रिसेक्शन से ज्यादा नहीं है केस, है ना, क्योंकि सेगमेंटल हुआ उसके बाद तो जो जा चुका है, तो हम एंजियोथेरेपी कर किस चीज के ले रहे हैं। गॉट इट। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा क्लियर किया, क्योंकि सर मुझसे ना बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम ऐसे हो गया है, क्या हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी करा लें? तो ये पॉइंट बहुत अच्छा बताया कि वो तभी वर्क करेगा जब उसका सर्जिकल एक्सीजन हो चुका है। हाँ ऐसा नहीं कि होल सोली जाके वो एडवाइस कर दिया किसी ने, वो करा लिया। ये इनफैक्ट मेरे लिए भी लर्निंग है सर। और दूसरी चीज़ मैं मतलब जो देख रहे हैं, जो सर्वाइवर्स हैं या फिर जो पेशेंट हैं, उनको मैं यही बोलूँगी कि भाई अभी आपने सुना कितना कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट है, और इन सब से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप डेंटल इवैल्यूएशन करा लो अपना ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब
ये सबसे बेकार साइड इफेक्ट होता है पूरे कैंसर ट्रीटमेंट का। और इसका मैंने तो मतलब इतना देखा है सर, पेशेंट यही बोलते रहते हैं सर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, 6 महीने से लगे हैं। एक तो शायद उसका रीज़न है कि उन्हें प्रॉपर तरीका नहीं पता चल रहा, जैसे कि सारी चीज़ें अभी आपने हाँ बताई। दूसरा, फैसिलिटी नहीं है, हाँ राइट? तो यहाँ पे मैं इन बिटवीन आपसे एक ये क्वेश्चन भी लेना चाहूँगी कि ये सब आप अपने सेंटर में कर रहे हैं, अगर कोई आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे, मैं आपका क्लिनिक का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले में डाल दूँगी सर, तो ये सारी फैसिलिटीज़ आप कर रहे हैं, आप थोड़ा-सा बता दीजिए, ताकि अगर कोई ट्रैवल करके आए तो उसे लगे कि हाँ, सर के पास ये सब ईज़िली नहीं पॉसिबल है। नहीं या हाँ। देखिए, मैं बेसिकली इवैल्यूएशन और आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, क्योंकि जो भी मतलब विद टीम, विद लाइक हाँ प्लास्टिक सर्जन या हाँ ऑन्को सर्जन, हाँ यू आर डूइंग दैट थिंग? हाँ हाँ। वेरी गुड। तो उसके वजह से हम मैं बेसिकली प्राइवेट कंसल्टेंट हुँ। हूँ, तो उसके वजह से मैं केस बेसिस पे ही जाता हूँ, हाँ, हाँ। ठीक नहीं, है? ठीक है। तो उसके वजह से जो भी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो नियरेस्ट अगर है एलियोथेरेपी के लिए अगर हम लेंगे तो आप सफदरजंग में जा सकते हैं, हुँ, क्योंकि वहाँ पे पूरी एक प्रॉपर बर्न यूनिट है, प्लास्टिक डिवीजन है, पूरा का हुँ, पूरा हुँ, है ना? हुँ, क्योंकि एलियोथेरेपी में सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो पेशेंट की कंप्लायंस है। हुँ, पेशेंट को जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते हैं, है ना? एग्री। तो बट सर जितनी मेरी नॉलेज है हाइपोथेटिक ऑक्सीजन थेरेपी फैसिलिटीज़ है ही नहीं कहीं। आई थिंक इंडिया में सिर्फ सॉरी दिल्ली में सिर्फ 1 या 2 ही जगह है। मैंने एक ही नाम सुना है। और भी गवर्नमेंट में है क्या कहीं? गवर्नमेंट में है वो, अच्छा। गवर्नमेंट में है, हाँ, उसका हाँ। रीजन सिर्फ यही है। देखिए, जो सफदरजंग में बर्न यूनिट बनाई गई थी वो इसी रीजन से बनाई गई थी। वो इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हुँ, बर्न का और हुँ, प्लास्टिक डिवीजन हुँ, का। हुँ, मतलब कि वहाँ सारे रिकंस्ट्रक्शन होते हैं, हुँ, बर्न के जो भी केसेस कहीं पे भी ट्रीट नहीं हो सकते, हुँ, वो सफदरजंग ही जाते हैं, हुँ। ठीक है? तो उन पे होल सोल पूरी की पूरी फैसिलिटी है। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन हाँ, थेरेपी की, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि बर्न का ट्रीटमेंट कहाँ से इसमें आ गया। बर्न यू आर का टॉकिंग अबाउट हाइपरबैरिक हाँ ऑक्सीजन क्योंकि फैसिलिटीज। बर्न का मैं इसलिए बर्न क्यों इसमें बीच में मेंशन बार बार कर रहा हम्म, हूँ, क्योंकि देखिए बर्न में क्या है कि बर्न भी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर की पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि स्किन जो होती है फर्स्ट डिफेंस होती है हमारी, अगर स्किन ही चल गई 3rd डिग्री बर्न गया बाद, तो उसके बाद वो पेशेंट इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन होता है। तो उसको एक अपना क्यूबिकल चाहिए, है ना? उसको हाइपरबारिक ऑक्सीजन चाहिए अपनी उसकी हीलिंग के लिए। बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, जैसे नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस होती है ना? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यस, ठीक है? तो राइट, जहाँ पे कि आपकी खुद ही की स्किन आप खा गई है बैक्टीरिया, तो उनकी भी हीलिंग के लिए एसबीओ चाहिए। एसबीओ एक तरीके से एक ऐसी थेरेपी है जो कि नॉन हीलिंग इन्फेक्शन, नॉन हीलिंग इंजरीज है बेसिकली, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से हुई है ना, इन्फेक्शन की वजह से हुई है राइट। या फिर बर्न की वजह से हुई है ना, या फिर कोई बहुत परसिस्टेंट कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को, उसमें बहुत कारगर रहती है। तो जिन पे भी ये ट्रीटमेंट्स होते हैं उन पे एजियोथेरेपी का हरदम फैसिलिटी रहती है, और वो बड़े इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, वो छोटे नहीं हो सकते, क्योंकि एक पूरा क्यूबिकल पूरा एक सेंटर होता है उसका एजियोथेरेपी का। तो इतना डिटेल में डिस्कशन करने के बाद ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस, मैं तो यही मैसेज लूंगी और सबको दूंगी कि प्लीज़ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो ये ना हो इस पे आपको ध्यान देना है। और जो भी रेडिएशन ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, मुंह के कैंसर के लिए हैं, या फिर कोई आपकी फैमिली में है, सर्कल में है, तो ये गाइडेंस उन्हें ज़रूर देना है कि भाई बिफोर स्टार्टिंग कैंसर ट्रीटमेंट अपना डेंटल क्लियरेंस ज़रूर कराना है। सर यहाँ तक तो हमने बात करी रेडिएशन से रिलेटेड, एंड कीमो तो इज लाइक पार्ट ऑफ द रेडिएशन ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद दिस, बट व्हाट अबाउट दोज केसेस जिनकी सर्जरी होनी होती है पहले एंड उसके बाद फ्यूचर में प्लान होता है, कभी कभी किसी किसी का सिर्फ सर्जरी तक ही लिमिटेड हो जाता है, रेडिएशन की में ज़रूरत ही नहीं होती, तो क्या जिनकी माउथ कैंसर के लिए सर्जरी होनी है उनको आप यही सेम प्रोसीजर बताएंगे? डेंटल इवोल्यूशन उनके लिए भी ज़रूरी है? मैम, जैसे ही आपको कोई भी ऐसी चीज डायग्नोस हुई है ना, कैंसर है, आपको पता है कि आपको चाहे उसके लिए सर्जरी करानी पड़े, रेडिएशन करानी पड़े या आपको कीमो करानी पड़े, बात सेम रहेगी। डेंटल इवोल्यूशन मस्ट है। सर एक्चुअली सर्जरी वाला हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत डेप्थ में डिस्कशन करने वाली हूँ मैं, क्योंकि आप रिहैब पे बहुत काम करते हैं और आपको बहुत अच्छी नॉलेज है इसमें, तो थोड़ा हम रिहैब पे बात करते हैं, क्योंकि अक्सर ना पेशेंट रेडिएशन वाला तो चलो मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो दे आर क्वाइट मैनेजेबल अंटिल अनलेस इट इज रेडियो नेक्रोसिस, बट सर्जरी के बाद सर बहुत प्रॉब्लम्स आती है पेशेंट को,
लाइक अगर किसी का मैंडिबल एक्सरसाइज हुआ है तो मिस अलाइनमेंट हो जाता है, माउथ टिल्ट हो जाता है, उनको स्पीकिंग का प्रॉब्लम आता है, स्पीच का आता है, च्यूइंग का आता है। तो उसमें मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह से रिहैब के ऑप्शंस हैं, क्या-क्या किया जा सकता है और हम किन चीज़ों को अपने माइंड में पहले से लेके चलें बिफोर गोइंग फाइनल स्टेप ऑफ ऑन्को सर्जरी? मैम, कभी भी चाहे हम उसे सर्जरी लें या रेडिएशन लें, एक बात जो हमारे को अपने मन में रखनी पड़ेगी, पेशेंट को रखनी पड़ेगी कि जितना ज़्यादा वो फंक्शनल रहेगा, फंक्शनल का मतलब है कि माउथ ओपन जितना ज़्यादा करेगा, है ना, उससे पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम उतनी ही कम रहेंगी।